प्रणाम, नमस्ते। तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। आदरणीय कुलगुरु आचार्य संजीव शर्मा जी को प्रणाम करते हुए महात्मा गांधी दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के इस फेसबुक लाइव में आप सब लोगों से मूल्यांकन के भारतीय तंत्र पर चर्चा करना मैं प्रारंभ कर रहा हूं। अभी जो विष्णु पुराण का श्लोक मैंने यहां पर गाया, वह श्लोक भारतीय जीवन दृष्टि में मुझे लगता है वो ठीक से लाइव हो रहा है कि नहीं, एक बार देख करके बताइए, क्योंकि मेरे को बार बार यहां लूप होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जीवन दृष्टि में विद्या की, शिक्षा की, जिसको आजकल हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, उसकी परिभाषा हमको देता है। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे, और विद्या वही है जो मुक्त करे। सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या है जो मुक्त करती है, हर प्रकार के बंधन से मुक्त करती है। या विद्या सा विमुक्तये, जो भी विमुक्त करती है वो विद्या है, जो बांधती है वो विद्या नहीं। इसलिए आज जब हम एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सारा विश्व एक विचित्र परिस्थिति से अपने आप को देख रहा है कि क्या किया जाए, ऐसे समय में शिक्षा जगत का, विद्या जगत का, विद्याविदों का, शिक्षाविदों का, विचारवंतों का, विचारकों का दायित्व क्या है? जब समाज के सामने, जब विश्व के सामने, जब मानवता के सामने चुनौती आती है, तो वह जाएगा किसके पास? मनुष्य जाएगा किसके पास समाधान के लिए? कृष्ण को, अर्जुन को विवाद हुआ तो कृष्ण के पास गया, राम को विषाद हुआ, मन में डायलेमा जगा, मन में क्या करूं क्या नहीं करूं, किम करणीयम किम अकरणीयम का विचार जगा, तो किसके पास गया? गुरु के पास गया, वशिष्ठ के पास गया। समाज में हमारे पास ही आएगा ना। आज समाज के सामने प्रश्न है, सारे विश्व के लिए एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि करना क्या भाई? ये जगत चलेगा कैसे? जिन धारणाओं के आधार पर हम काम कर रहे थे, वो धारणाएं समाप्त हो गई। उन धारणाओं से काम नहीं चल रहा। भोग की धारणा, उपभोग की धारणा, सुख की धारणा सब बदल गई। अपने आप को विकसित कहने वाले देश आज हताश है, विवश है। विश्व में सर्वाधिक जीडीपी 23 खरब डॉलर की जीडीपी लेकर के बैठा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद 23 खरब डॉलर का है अमेरिका का। यह अलग बात है कि उसके ऊपर 25 खरब डॉलर का कर्जा और ले रखा है, लेकिन इतना उत्पादन कितने शून्य लगाए जाए वो नहीं बता सकते। इतना धन जिसके पास है, आज सर्वाधिक मृत्यु दर वहां पर है कोविड के कारण। जहां की हेल्थ सिस्टम, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप को विश्व में सर्वोत्तम कहलाती थी, वहां मानव के प्राणों की रक्षा करना कठिन हो गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को संक्रमण हो गया। इटली, ये सारे विकसित देश है। वो सारे विकसित देश यदि इस प्रकार से एक महामारी से हतबल हो जाते हैं, तो प्रश्न मन में आता है कि विकास की जो परिभाषाएं लेकर के हम चल रहे थे वो ठीक है क्या? राष्ट्रों का मूल्यांकन जिस आधार पर कर रहे थे वो ठीक है क्या? लेकिन आज मूल्यांकन का भारतीय तंत्र, इस पर विचार करते समय मैं इस मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा हूं, विकास के मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सीधे सीधे विद्या जगत की, शिक्षा जगत की बात कर रहा हूं। आज शिक्षा जगत के सामने चुनौती है।
विश्व की चुनौतियों का उत्तर देने की चुनौती है, लेकिन उससे पहले स्वयं की चुनौती है। आज अभी अपन जब यहां पर ये सजीव चित्रण देख रहे हैं, इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक चल रही है, कमीशन मीटिंग चल रही है। भारत में उच्च शिक्षा का सर्वोच्च नियामक जो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसने 2 हाई पावर कमेटी बनाई थी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं को लेकर के, उनकी अध्यक्षता में विचार करने के लिए कि इस परिस्थिति में जब सारे घरवास में हैं, लॉकडाउन शब्द नहीं प्रयोग करते हम भारतीय शिक्षण मंडल में, लॉकडाउन ऐसा लगता है कि किसी और ने बंद कर रखा है। और फिर मेरे जो युवा साथी विद्यार्थी सुन रहे होंगे, उनको तो लॉकडाउन में आनंद तब आता है जब वो हमारे युवावस्था में जो फिल्म आई थी ना बॉबी, उसमें राजेश खन्ना का गाना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ऐसा लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन ये वाला जबरदस्ती मित्रों वाला लॉकडाउन, यदि लॉकडाउन सोच करके माना जाए तो दुखी होंगे। अलोन है कि लोनली है, अंग्रेजी में प्रश्न है। अकेले है कि एकांत में है, इसलिए हमने इसको नाम दिया घरवास। अवसर मिला है घर में वास करने का, गृह रहने का, घर में रहने का अवसर मिला है। इस घरवास के समय में जब सारे विद्यार्थी घर में, सारे शिक्षक घर में हैं, एकेडमिक कैलेंडर का क्या होगा? शिक्षा का पंचांग बिगड़ गया। 6-6 महीने में परीक्षा लेनी है, सेमेस्टर चलता है ना आजकल। पूरे वर्ष भर का अध्ययन याद रख नहीं सकते, इसलिए आधे में कर लो परीक्षा। ऐसा है, पता नहीं कारण क्या है सेमेस्टर का, लेकिन सेमेस्टर चलता है। अब सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो रही, कक्षाएं नहीं हो रही, प्रयोग नहीं हो रहा, प्रयोगशालाएं बंद है, विश्वविद्यालय की कक्षाएं बंद है। ऑनलाइन पे कक्षा तो ले सकते हैं, विभिन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के ऊपर कक्षा तो ले सकते हैं, परीक्षा कैसे लेंगे? इस चुनौती को स्वीकार करते हुए यूजीसी ने कहा, विचार करो, बताओ। बड़ा सुंदर रिपोर्ट बनाया उन्होंने, और अब उस रिपोर्ट पर आज चर्चा भी हो रही है। सारा का सारा तंत्र हमने अध्ययन का स्वतंत्रता के बाद और पिछले 150-200 वर्षों में सारे तंत्र को, अध्ययन के तंत्र को परीक्षा केंद्रित बना दिया। एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन। हम छात्र थे तब भी, और आजकल के छात्र भी, हम वार्षिक वाले थे। हमको सेमेस्टर 6 माही वाली नहीं तरीका था। 5 साल का मैंने एलएलबी किया, तो 5 साल में 5 बार परीक्षा देनी पड़ी। अंत में 5-6 जो पेपर होते थे वो 15-20 दिन अध्ययन करना, उससे ज्यादा अध्ययन हमने किया नहीं। परीक्षा के समय अध्ययन करना, परीक्षा के लिए अध्ययन करना, परीक्षा के लिए अध्ययन करना, परीक्षा के बाद समाप्त। इसलिए 8वीं के बच्चे को पूछो 7वीं का प्रश्न, तो वो कहता है आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इस बार के पाठ्यक्रम में नहीं है। सारा चिंतन, सारा विचार परीक्षा केंद्रित हो गया। इसलिए परीक्षा नहीं होगी तो शिक्षा कैसे चलेगी? इसलिए हमने कहा भारतीय शिक्षण मंडल में हम हर बात को अपने अंदर जाकर के विचार करते हैं। भारतीय विद्या दृष्टि में, भारतीय शिक्षा दृष्टि में, भारतीय जीवन पद्धति में जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी, जिसके कारण यह भारत विश्व में जगत गुरु के रूप में प्रसिद्ध था, आज भी है, उसमें यह माध्यम क्या था? उसमें आकलन विद्यार्थी का कैसे होता था? असेसमेंट अंग्रेजी में शब्द है। आकलन कैसे होता था? उसका तंत्र क्या था? ऐसा क्या आकलन का तंत्र था कि जिसके कारण सारा विश्व यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता था? आज भी वह गुरुकुल जीवंत है। भारतीय शिक्षण मंडल के गुरुकुल प्रकल्प ने उनकी सूची बनाना शुरू किया तो 4000 से ज्यादा गुरुकुलों का परिचय हमको हो गया। अभी सूची पूर्ण नहीं हुई है, 10,000 से ज्यादा होंगे, अभी 4000 से ज्यादा हमको मिल रहे। इसलिए ऐसी स्थिति में हम उससे कुछ सीख सकते हैं क्या? विश्व विजयी शिक्षा पद्धति से आज की शिक्षा पद्धति को सीखने के लिए कुछ है क्या? यह मेरे आज के इस चर्चा का उद्देश्य है।
क्या था बताने के लिए नहीं। मैं भारतीय शिक्षा के साथ, गुरुकुल शिक्षा के साथ पास्ट टेंस, भूतकाल का प्रयोग करता ही नहीं हूं, था कहता ही नहीं हूं, हमेशा है कहता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो शास्त्र है, इट इज अ साइंस, और शास्त्र में काल निरपेक्षता होती है, इसलिए वो सनातन है, शाश्वत है, कालातीत है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए असेसमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में मैंने शब्द दिया आकलन, उस आकलन के दो भाग है, एक है मूल्यांकन और दूसरा है परीक्षण। इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, हाँ दोनों अलग है। आश्चर्य लग रहा है ना, आज तो हम दोनों को एक मान करके चल रहे। इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, इंटरनल इवैल्यूएशन है, ऐसा मोटा मोटा समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में इंटरनल भी इवैल्यूएशन नहीं रहा, होना चाहिए। इवैल्यूएशन यानी स्वयं का स्वयं किया हुआ आत्मावलोकन। इंट्रोस्पेक्शन इज द ओनली मेथड बाय विच इवैल्यूएशन कैन बी डन। मेरी प्रगति क्या है, वेयर डू आई स्टैंड टुडे, आज का मुकुल और बीते हुए कल का मुकुल, इन दोनों के बीच में स्पर्धा है, इसको नाम दिया हमने अनुस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा नहीं, दूसरे से नहीं। मूल्यांकन यह करना है, एक दिन जीवित रहा मैं, 27 अप्रैल का दिन यदि मैंने जीवन जिया है तो 26 अप्रैल से कितना आगे बढ़ा, मेरी अधीति में, मेरे अध्ययन में क्या योगदान हुआ, क्या मैंने एडिशन किया, क्या जोड़ा, क्या योग किया, कितना आगे बढ़ा, इसका जब मैं परीक्षण, आत्म परीक्षण करता हूं, स्वयं अवलोकन करता हूं, तब वो मूल्यांकन है। इसलिए सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में यह मूल्यांकन प्रतिदिन होता है, सेमेस्टर में नहीं, प्रतिदिन। उसका एक कालखंड में गुरु उसके बारे में आपको पूछताछ भी करेगा, वह पाक्षिक होता है। चतुर्दशी तक अध्ययन, पूर्णिमा अमावस्या को, प्रतिपदा को, इन दिनों का अनध्ययन है, अष्टमी को अनध्ययन है, उस अनध्ययन के दिनों में उसकी पूछताछ, गुरु के द्वारा पूछताछ, गुरु देख रहा है, गुरु ध्यान से अवलोकन कर रहा है, गुरु आपके ऊपर ईक्षण, चक्षु यानी ईक्षते धातु, देखना, ध्यान से सतत 24 घंटे गुरु ने आपकी खोपड़ी के अंदर सीसीटीवी लगा रखा है, उसको गुरु कहते हैं। जो चित्तगत प्राण की स्थिति को समझता है पल पल, शिष्य के चित्त में, प्राणों में जो आलोडन हो रहा है, सत्व रज तमस में जो उसका स्खलन, उत्थान पतन हो रहा है, उस उत्थान पतन को अनुभव करता है वो गुरु है। उसको बताना नहीं पड़ता, उसको कहना नहीं पड़ता, उसको पूछना नहीं पड़ता, उसको देखना नहीं पड़ता, उसका देखना आंतरिक है। इसलिए मूल्यांकन के आत्म अवलोकन में, आत्म में गुरु इंक्लूडेड है, अंतर्भूत है। इसलिए गुरु मूल्यांकन कर सकता है जो मेरे निकट है, जो मेरा आत्मीय है, जो मेरे लिए आत्मवत है, वह गुरु। और मेरे माता पिता, ये तीन मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं स्वयं कर सकता हूं, मेरा गुरु कर सकता है, मेरे माता और मेरे पिता, ये मेरा आत्मीय है, इनके कारण मैं हूं, इन्होंने मुझे मूल्य प्रदान किया है। वॉट एवर वैल्यू दैट आई हैव इज बिकॉज ऑफ दीज थ्री। मेरी पर्सनालिटी का, मेरे जीवन का, मेरे होने का मूल्य इन तीनों के कारण है। इसलिए मैं इनका मूल्यांकन नहीं कर सकता, ये मेरा मूल्यांकन कर सकते हैं। आज उल्टा ही होता है। 5वीं 6वीं में आते ही बच्चा मां को कहने लगता है, तेरे को क्या समझ में आता है, मेरी टीचर बताती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तू पढ़ी है क्या अंग्रेजी। माता पिता मेरा मूल्यांकन करेंगे, मैं नहीं करूंगा। और
दूसरे जब करते हैं जो आत्मीय नहीं है, ऐसे परोक्ष जब पराये लोग करते हैं तब उसे परीक्षण कहते हैं। एग्जामिनेशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल। हमेशा अज्ञात व्यक्ति जिसने मुझे पढ़ाया नहीं, जो मेरे अध्ययन की प्रक्रिया में अंतर्भूत नहीं रहा, वो मेरे अध्ययन के अधिगम का मैंने कितना उसमें से निकाला है, क्या पाया है, इसका मूल्यांकन जब करता है तब उसको परीक्षा कहते हैं, तब उसको परीक्षण कहते हैं। यह प्रक्रिया भी सतत चलने वाली, मूल्यांकन भी सतत चलेगा, परीक्षण भी सतत चलेगा। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्लस कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन, नॉट वन टाइम एग्जामिनेशन। यह सिद्धांत है। अवधारणा का परीक्षण करना है, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं इसका परीक्षण करना है, अदिति का परीक्षण करना है, बोध का परीक्षण करना है। अदिति यानी मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, बोध यानी उसके चेतना के कंसेप्ट के स्तर पर मैं कितना उसको आत्मसात कर पाया हूं, और उसके बाद में उसको मैंने प्रैक्टिस में लाया है क्या, आचरण में ला पा रहा हूं क्या, इसका करना है। फिर आचरण के बाद प्रचारण का करना है, मैं उसको सिखा सकता हूं क्या। हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में किसी विषय में आप उत्तीर्ण, पास, PASS पास, उत्तीर्ण हो गए, यह तब कहा जाता है जब आप उस विषय को किसी और को पढ़ा सकते हो। आप 8वीं में तब पहुंचते हो जब 7वीं को पढ़ा सकते हो। यह गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है। गुरुकुल की परीक्षण मूल्यांकन पद्धति यह है, आप गणित विषय में 8वीं के स्तर तक पहुंच गए। कक्षा तो होती नहीं गुरुकुल में, इसलिए कक्षा शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन उस ऑर्बिट में, उस अर्थ में कक्षा, उस ऑर्बिट में, उस स्तर में आप तब पहुंचे जब उसके एक स्तर नीचे वाले को आप अध्ययन कराने में सक्षम हो, उसके अध्ययन में आप साथ बन सकते हो। इसलिए 33% पासिंग नहीं है, 100% पासिंग है। इसलिए अदिति का, बोध का, आचरण का और इसका प्रचार, और प्रचार के बाद परीक्षण, समग्र परीक्षण। गुरुकुल से स्नातक होकर के वापस आएगा, ग्राम वृद्ध सभा में बैठेगा, वहां पर उसकी घटिका परीक्षा होगी, घटिका लगा दी जाएगी, सैंड वॉच, और इतने समय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हो क्या। और वो प्रश्न सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं, गांव के समग्र जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। गांव की वृद्ध सभा उसको पूछेगी, तो अध्ययन करके आया ना, चल बता बेटा खेती में क्या करेंगे, वर्षा नहीं आई तो क्या करेंगे, बताएगा तेरे गुरु ने तेरे को, समझा। क्योंकि हमारे स्नातक होने के दिन जो परीक्षा होती थी ना, वो सिंगल क्वेश्चन परीक्षा होती थी, एक प्रश्न परीक्षा कहता हूं मैं उसको। गुरुकुल के सबसे ऊंचे स्थान पर गुरु शिष्य को ले जाएगा, या तो वो किसी भवन की माड़ी होगी, छत होगा, या कोई टीला होगा, कोई चोटी होगी, उसके ऊपर गुरु शिष्य दोनों खड़े होंगे। गुरु शिष्य को कहेगा चारों तरफ देख, क्षितिज तक तेरे को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सबके बारे में सब कुछ तुझे ज्ञात हो गया क्या। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहे हैं तो तुमको घर बनाना आता है क्या, खेती दिखाई दे रही तो उसके औषधि के बारे में, उसके औषधि गुण आदि तुमको पता है क्या, किस ऋतु में बोना है बीज ये तुमको पता है क्या। जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में समग्र संपूर्ण ज्ञान है तो तुम स्नातक हुए, अब तुम समाज में जाकर के सेवा कर सकते हो। ग्रेजुएशन का यह अर्थ था। अब तुम स्नान, सुगंधित द्रव्यों से स्नान कर सकते हो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया, अब गृहस्थ में जाओ। क्योंकि अब तुम्हारे इंद्रिय, मन, बुद्धि को हमने इतना सक्षम कर दिया कि समाज में जाकर के जब तुम भोग करोगे, तब भोग करके तुम लूटोगे नहीं, शोषण नहीं करोगे, देने वाले हो जाओगे। यू विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, यू विल नॉट टेक फ्रॉम द सोसाइटी। इसलिए तुम स्नातक हो। आज हम हमारे विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट के बारे में गारंटी दे सकते हैं क्या। यदि आपके विश्वविद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी आगे चलकर के भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है, तो क्या उसको पढ़ाने वाला शिक्षक उसका दायित्व लेने को तैयार है क्या, कि मेरी पढ़ाई में गड़बड़ हुई थी, मेरे मूल्यांकन में गड़बड़ हुआ, विद्या इसको विनय दे रही कि नहीं मैं देख नहीं पाया, विद्या इसके जीवन में मूल्य प्रदान कर रही है कि नहीं मैं देख नहीं पाया, विद्या इसके चरित्र को गढ़ रही है कि नहीं मैं देख नहीं पाया, विद्या इसको सेवा तत्पर बना रही है कि नहीं मैं देख नहीं पाया, मैं इसको सही दिशा दे नहीं पाया। ये दायित्व लेता है वो गुरु होता है।
गर्भ में धारण करता है, जैसे मां गर्भ में धारण करती है, आचार्य गर्भ में धारण करता है और पूर्ण जिम्मेवारी लेता है। यह मूल्यांकन है, चित्तगत प्राण का मूल्यांकन है। इसलिए वो ध्यान देता है कहां जाएगा, कहां तक पहुंचा, इसका वह मूल्यांकन और परीक्षण दोनों करता है। इसलिए घटिका परीक्षा थी, लिपि थी नहीं, श्रुति थी, सारा इधर रखना था, पोथी नहीं, नोट्स नहीं देखने थे, लिपि थी नहीं, लिपि की आवश्यकता ही नहीं, श्रुति को ही महत्व दिया हमने। जब समझ में आ गया तो समझ में आने के बाद समझाने के लिए वाचा पर्याप्त है। बहुत ज्यादा समझ लिया तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं, करके दिखा देगा। मध्यमा वाणी, फिर पश्यंती वाणी, और उससे भी परे परावाणी, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। दक्षिणामूर्ति चिन्ह मुद्रा करके बैठे, सामने 4 वृद्धा, शिष्या, गुरु और युवा। युवा गुरु है और शिष्य वृद्ध है, चिन्ह मुद्रा करके बैठे और सारा ज्ञान डाउनलोड और अपलोड हो गया, ट्रांसफर हो गया। परावाणी, वाणी पर्याप्त है, वाणी को ग्रहण करने के लिए श्रुति पर्याप्त है, लिपि की आवश्यकता नहीं। अक्षर और लिपि बाद में आए। जब अक्षर और लिपि आए तो शलाका परीक्षा, सोने की एक लकड़ी, सोने की एक छोटी सी शलाका ग्रंथ के किसी भी पृष्ठ में डालेंगे, जो पृष्ठ खुलेगा उस पृष्ठ को पूछा जाएगा और शिष्य बोलेगा। पहले पद बोलेगा, फिर शब्द बोलेगा, फिर उसका अर्थ बोलेगा, फिर अवधारणा स्पष्ट करेगा। चारों स्तरों पर अर्थ को भी स्पष्ट करेगा, पद को भी स्पष्ट करेगा। यह शलाका परीक्षा आज भी होती है, मैंने देखी अपनी आंखों से। जिस ग्रंथ के बारे में न्याय के तर्क संग्रह के बारे में कह दिया, तर्क संग्रह का ये विद्वान हो गया, तर्क संग्रह की शलाका परीक्षा ले लो इसकी, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। भगवत गीता की शलाका परीक्षा 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे अमर कोश की शलाका परीक्षा देते हुए मैंने देखे। हमारे प्रबोधिनी गुरुकुलम में श्रृंगेरी के पास में, उस प्रबोधिनी गुरुकुलम के बच्चों की परीक्षा के दिन मैं गया था 2 साल पहले। मैं परीक्षा देख रहा था, 4 जगह पर परीक्षा हो रही थी। एक जगह पर वेद की परीक्षा, एक जगह पर गीता की परीक्षा, एक जगह पर अमरकोश की परीक्षा, शलाका परीक्षा। कहीं से भी आधा श्लोक बोलेगा गुरु और शिष्य धर 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 पूरा श्लोक बोल करके उसका अर्थ बता देगा। 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा। क्यों? क्योंकि अध्ययन में धारणा शक्ति महत्वपूर्ण थी। ऐसी पेडागोजी थी, ऐसी शिक्षण विधि थी कि विषय पूरी तरह से धारण हो जाता था। स्मरण नहीं, धारण, आत्मसात हो जाता है। यह भारतीय शिक्षा पद्धति है। इसलिए भारत में मूल्यांकन का यह तंत्र था। घटिका परीक्षा होती थी, फिर शलाका परीक्षा होती थी, उससे बड़ी परीक्षा है महामंडल परीक्षा। ये महामंडलेश्वर होते, अभी भी चलती है। आप ऋषिकेश के कैलाश आश्रम में जाओगे तो वहां के मठाधिपति लेते हैं, वो महामंडलेश्वर है, वो महामंडल बैठता है, सारे विद्वान बैठते हैं और एक स्नातक की परीक्षा देते हैं। वो युवा स्नातक खड़ा होकर के, अभी यदि आप दूरदर्शन पे आने वाले चाणक्य को देखते होंगे तो वो धर्म सभा में जो परीक्षा होती है, आचार्य प्रश्न पूछते हैं, शिष्य उत्तर देता है, सारे विद्वान खड़े, वह परीक्षा चलती थी, महामंडल परीक्षा। अवधान परीक्षा ही मध्यकाल में अभी भी चलती है। अष्टावधानी, शतावधानी, दशावधानी, शतावधानी, सारे 100 विद्वान एक साथ प्रश्न मालिका पूछेंगे। काव्य, शास्त्र, साहित्य, व्याकरण, न्याय, कहीं से भी, वेद, वेदांग, कल्प, कहीं से भी, आयुर्वेद से, कहीं से भी प्रश्न पूछेंगे। केवल प्रश्न नहीं पूछेंगे, समस्या देंगे, कविता की आधी पंक्ति देंगे, दूसरी कविता आगे की रचो। सूड़ों को जिसको कहते हैं, अंक परीक्षा देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। 100 लोग एक साथ बोलेंगे, उसी क्रम में धारण रखते हुए प्रश्नों को उसी क्रम में उत्तर देना। यह शतावधान आज भी करते, अनेक लोग हैं जो इसको करते हैं। आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में इसका विशेष परिचलन आज भी हमको दिखाई देता है। अष्टावधानी एक साथ 8 बातें करता है, 8 जगह से व्यवधान आते हैं, कविता भी रचता है, प्रश्न का भी उत्तर देता है, उसी समय गणित भी सुलझाता है, एक साथ 8 काम करता है। नवकाव्य भी रचना करता है, समस्या पूर्ति भी करता है। अवधान परीक्षा
आपके बुद्धि का, धी का, प्रतिभा का, मेधा का, श्रद्धा का, धृति का, इन 6 के 6 स्तरों पर श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, फिर प्रतिभा, फिर धृति यानी धैर्य धारण शक्ति, और फिर धी तेजस्वी बुद्धि, इन 6 स्तरों पर विद्या विकास करती है। और इन 6 स्तरों का विकास हो गया तो विश्व में कुछ भी अगम नहीं रहता उस व्यक्ति को। यह अवधान परीक्षा है। और 5वें प्रकार की परीक्षा जो भारतीय मूल्यांकन तंत्र में होती है वह आशु स्फुरण परीक्षा है। अभी डिजिटली लेना है ले लो अवधान परीक्षा, डिजिटली लेना है ले लो आशु स्फुरण परीक्षा, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। आशु क्षणार्ध में, स्फुरण काव्य रच करके उत्तर देना। हमारे गुरुकुल के बच्चों को पूछे, हेमचंद्राचार्य गुरुकुल का हमारा वो वत्सल है, उसको आप विषय दे दीजिए और 1.5 मिनट का 2 मिनट का स्टॉप वॉच लगा दीजिए, उस विषय के ऊपर श्लोक रच करके आपको बता देगा तुरंत। ऐसी प्रतिभा का विकास, ऐसी धृति का, धैर्य शक्ति का विकास एक साथ 100 प्रश्नों को धारण कर सकता है। आशु स्फुरण परीक्षा, ये 5 प्रकार की परीक्षा हमको मिलती है भारतीय विद्या पद्धति। आज के युग में हम क्या करेंगे? क्या महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय इसको लागू कर सकता है? कर सकता है, उस रूप में नहीं कर सकता क्योंकि हमारी शिक्षण विधि उस रूप में नहीं है। हम छात्रों को उतना तैयार नहीं कर पा रहे, इसलिए वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे जो परीक्षा है। हम जितना तैयार कर पा रहे उसकी परीक्षा ले सकते, इस विधि से परीक्षा ले सकते, लेकिन उसके लिए शिक्षण तंत्र को अविश्वास से विश्वास की ओर मोड़ना पड़ेगा। ट्रस्ट डेफिसिट है, सारा खेल ही अविश्वास पर चलता है। मान करके चलते हैं कि ये तो नकल करेगा, और इसलिए परीक्षा में इस प्रकार के प्रावधान करने पड़ेंगे कि पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि लीक होगा ये पता है। कितना अविश्वास! भारतीय दंड विधान में, आईपीसी में किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पहले उसका अपराध सिद्ध करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। क्या क्या शब्द प्रयोग है उसके लिए? शब्द प्रयोग है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, किसी भी तर्कपूर्ण शंका से परे तक। अरे ये अपराधी के लिए ठीक है भाई, विद्यार्थी के लिए शंका पर आधारित परीक्षा होगी। ओपन बुक एग्जामिनेशन का विरोध क्यों होता है? अरे पढ़ा होगा तब तो पुस्तक में कहां उत्तर है पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो क्या पता होगा? पढ़ा होगा तो पुस्तक देकर के भी, नहीं पढ़ा होगा तो पुस्तक देकर के भी नहीं उत्तर दे पाएगा। परीक्षा का पावित्र्य समाप्त हो गया अविश्वास के कारण। कोविड-19 ने, इस वायरस ने झटका दिया है जीवन शैली को, अविश्वास पर आधारित जीवन शैली को झटका दिया है। क्या क्रांति करने के लिए तैयार है आज के कुलगुरु? मैं जानबूझ करके यह शब्द प्रयोग कर रहा हूं। इस विश्वविद्यालय नाम के कुल के जो नेतृत्व करने वाले हैं, अध्ययन नेतृत्व, एकेडमिक लीडरशिप देने वाले हैं, वो कुल के गुरु हैं। क्या अपनी गुरुता को गुरुता को दिखा करके, दायित्व को लेकर के, अपने ऊपर यह दायित्व लेकर के विश्वास पर आधारित परीक्षा पद्धति का निर्माण कर सकते हैं क्या? जिसमें वास्तविकता में छात्र के गुणों का, एट्रीब्यूट्स का, संस्कारों का परीक्षण हो सके। कितना तैयार है? प्रयोग विधि। आंखों में बाण मारना तो सबको आता है, मछली की आंख में बाण मार दिया था अर्जुन ने, और कर्ण ने भी मारा था। और कर्ण के बारे में तो कहते हैं कि एक मछली के दोनों आंखों में बाण मारे। उसने कुछ क्षण के भेद से 2 बाण छोड़े, एक बाण लगने के बाद मछली पलटी तो दूसरे बाण में कर्ण का बाण लगा। तो कुशलता तो, स्किल तो हो सकता है उसके पास अधिक हो, अश्वत्थामा के पास हो सकता है, कर्ण के पास अर्जुन से अधिक स्किल हो, कौशल्य हो, युक्तियां हो, नौटंकी वो ज्यादा अच्छा कर सकता हो,
लेकिन द्रोणाचार्य परीक्षा उसकी नहीं कर रहे, द्रोणाचार्य परीक्षा कर रहे दृष्टि क्या है, किस दृष्टि से इस कौशल का समाज में उपयोग करेगा, इसकी परीक्षा है। इसलिए बाण मारने को कही नहीं रहे, पूछ रहे क्या दिख रहा है। प्रश्न ये नहीं है क्यों भी नहीं पूछ रहे, क्यों बाण मारोगे ये भी नहीं पूछ रहे, कैसे बाण मारोगे ये भी नहीं पूछ रहे, नाइदर हाउ नॉर व्हाई। नो हाउ की भी बात नहीं कर रहे, नो व्हाई की भी बात नहीं कर रहे। प्रश्न क्या पूछ रहे, निशाना लगाने से पहले बताओ, संधान करने से पहले बताओ दृष्टि क्या है, दिख क्या रहा है। संधान में दृष्टि महत्वपूर्ण है, दृष्टि के अनुवर्तन में जो चलता है वो अनुसंधान है। भद्रमिच्छन्त ऋषया, भद्र की कल्याण की दृष्टि से संधान होगा, विद्या होगी तो मुक्त करेगी, नहीं तो बांधेगी। रावण पंडित है, सब ज्ञान है उसके पास, पुस्तकें ग्रंथ याद है, आज भी उसके जैसा काव्य रचना प्रास का अद्भुत उपयोग करते हुए जटा कटा भ्रमर आज भी गाते, धगत 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 ज्वलन निनाद पट्ट पावके। क्या अद्भुत अग्नि का वर्णन है, आंखों के सामने लपटे खड़ी हो जाती है। अद्भुत काव्य है रावण के पास, लेकिन उस विद्या ने मुक्त नहीं किया। नाभि का संधान राम ने किया, तब मुक्त हुआ रावण। विद्या मुक्त नहीं कर पाई, विद्या तो बांध दी उसको। क्यों? क्योंकि संधान की दृष्टि नहीं है। दृष्टि का परीक्षण होता है क्या? आपका 100 मार्क का पेपर, 5 यूनिट के प्रश्न, एक एक प्रश्न के 20 अंक, उस अंक के लिए डिस्क्रिप्टिव प्रश्न 10 मार्क का, 20 मार्क का मल्टीपल चॉइस। दृष्टि का परीक्षण कर रहा है क्या, या केवल स्मरण शक्ति का परीक्षण कर रहा है? क्या हम इस बदली हुई परिस्थिति में परीक्षा के नूतन तंत्र का विकास कर सकते हैं, सतत परीक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं? एक अध्याय होने के बाद उसका परीक्षण, दृष्टि उस अध्याय की ग्रहण की कि नहीं, उस अध्याय का उपयोग, आचरण, एप्लीकेशन समझा कि नहीं समझा, और उस एप्लीकेशन के पीछे क्या दृष्टि लगानी है, समाज में देने की दृष्टि, पाने की नहीं। भोग दृष्टि नहीं, त्याग दृष्टि, लोभ दृष्टि नहीं। त्याग दृष्टि विकसित, दान दृष्टि विकसित हुई क्या? My valuation in life will depend on my contribution, not what I get from this society, but what I give to the society. मैं देता क्या हूं? आज मैं यहां बैठा हूं ना आपके सामने, क्यों बुलाया? आपके कुलगुरु ने, इतने उच्च शिक्षा विभूषित कुलगुरु है। आप सब पढ़ने वाले, सुनने वाले जितने लोग यहां पर है, सब मुझसे ज्यादा पढ़े हुए। आधुनिक विद्या में आपके पास मेरे से ज्यादा डिग्री है। मैं तो केवल साधारण स्नातक हूं, ग्रेजुएट LLB, लीगम लिगेशियम बैकलेनियम, बैचलर ऑफ लॉ, इतनी सी मेरी डिग्री है। मास्टर भी नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हूं, और PhD किए हुए लोग मेरे को बुला रहे व्याख्यान के लिए, सुन रहे, मैं मना कर रहा हूं फिर भी बुला रहे। मैं कह रहा हूं मैं इस लायक नहीं हूं, फिर भी मेरी लायकी एक ही है। 30 वर्ष 24 घंटे 365 दिन एक एक क्षण मातृभूमि के लिए कार्य करने का संकल्प लेकर के निकल पड़ा हूं। दे दिया अपना सर्वस्व, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा योगदान मेरा मूल्यांकन करता है। आदरणीय वह है जिसने दिया है। APJ अब्दुल कलाम को इसलिए याद करते हैं, जिस समय उनके गुरु ब्रह्म भट्ट ने कहा कि कल सुबह जाकर के बेंगलोर से और दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री के सामने, इंदिरा गांधी के सामने तुमको प्रस्तुति देनी है। APJ अब्दुल कलाम गंदल नीचे करके खड़े रहे। क्या हो गया? मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? बोले आज रात की फ्लाइट से जाने को आप कह रहे हो, कल सुबह प्रस्तुति देनी है। तो बोले दिक्कत क्या हुई? बोले दिक्कत यही है कि मेरे पास प्रेस की हुई धुली हुई शर्ट नहीं है। ये देखो जो ये शर्ट पहन रखी है इतनी खराब हो गई, गंदी। क्षमा करे, महाराष्ट्र में आजकल बिजली जाने लगी है, पहले जाती नहीं थी। तो बिजली के जाने के कारण
अपना क्रम टूट गया, बिजली के कारण क्रम टूट गया, अभी फिर से क्रम को आगे जारी रखने का प्रयास करते हैं। तो ये कोविड-19 ने हमको अवसर दिया है कि परीक्षा के नए तंत्र का हम विकास कर सके। विश्वास पर आधारित परीक्षा, आचार्य को विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। समाज आप पर विश्वास रखेगा जब आप विश्वास योग्य आचरण करोगे। आचार्य विद्यार्थियों पर विश्वास करना प्रारंभ करे, अविश्वास छोड़ दे, क्योंकि विश्वास ही शिक्षा का और श्रद्धा का आधार है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता। तत्पर संयतेंद्रिय, और दो बातें कही है, लेकिन श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। और श्रद्धा तब होगी जब हम विश्वास उत्पन्न करेंगे। हमारी परीक्षा पद्धति से पहले हमारी शिक्षण विधि में विश्वास आना पड़ेगा, तब परीक्षा पद्धति में विश्वास होगा। इसलिए नंबर 1, सतत परीक्षण प्रारंभ करना पड़ेगा। और सतत परीक्षण आचार्य ले सकता है, एक्सटर्नल नहीं, आचार्य उस पर विश्वास करना पड़ेगा। उसके तंत्र विकसित करेंगे पड़ेंगे। ये तंत्रज्ञान है ना, ये टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी का। और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, और जो विषय का एक अध्याय मैंने पूर्ण किया, उस अध्याय का परीक्षण देने को मेरे को तैयार होना चाहिए। 3 स्तरों पर परीक्षण, मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरे को स्मरण है कि नहीं, और तीसरा मैं उसको प्रयोग में ला सकता हूं कि नहीं। तीनों का परीक्षण करना पड़ेगा हर बात में। इतिहास है तो भी मेरे को उसका, इतिहास पढ़ रहे हो तो भी, भूगोल पढ़ रहे हो तो भी, समाज शास्त्र पढ़ रहे हो तो भी, तीनों स्थितियों का परीक्षण करना पड़ेगा। अदिति का परीक्षण यानी बोध का परीक्षण, मेरे को समझ में आया कि नहीं, बोध का परीक्षण। फिर मेरे को अवधारणा स्पष्ट हुई है कि नहीं, इसका परीक्षण। फिर वो स्मरण में है कि नहीं, जब धारण हो जाता है तो स्मरण में रहता है। मैं हमेशा छात्रों को एक चुटकुला सुनाता हूं। जो चार्ली चैपलिन नाम का एक विनोदवीर था, कॉमेडियन, विनोदवीर समझ में नहीं आया होगा। कॉमेडियन जो था, जिसको हंसाता था सारे विश्व को, बिना बोले हंसाता था, क्योंकि मुंह कपट थे तब चित्रपट बोलपट आए थे, नहीं टॉकीज बाद में आई। चार्ली चैपलिन ने तो जब बोलती बंद थी उस समय भी लोगों को हंसाया। ऐसे चार्ली चैपलिन को एक बार भाषण देने को बुला लिया। भाषण तो हमारे जैसे लोग देते, चार्ली चैपलिन का क्या भाषण देंगे, भाषण तो बोर करता है। मैं हंसाने वाला आदमी हूं, आप बोर करने के लिए बुला रहे हो, मैं नहीं भाषण दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, ऑस्कर मिला है, आपको भाषण देने आना पड़ेगा। विद्यार्थियों के सामने भाषण था, खचाखच भरा हुआ सभागृह, 3-4 हजार लोग सामने बैठे। चार्ली चैपलिन ने खड़े होकर के कहा, भाषण देना मेरे को आता नहीं, मैं लोगों को बोर नहीं करता हूं, मैं हंसाता हूं, इसलिए मैं आपको हंसाऊंगा, मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। उसने एक विनोद, एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला समाप्त होते, चार्ली चैपलिन का चुटकुला समाप्त होते ही जैसे पंच लाइन समाप्त हुई, सारा सभागार जोर जोर से हंस पड़ा। हंसी जैसे समाप्त हुई, एक क्षण के लिए सुई पटक सन्नाटा हुआ। हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस। नहीं समझ में आया हो तो अंग्रेजी में बता देता हूं। एक क्षण के लिए सुई पटक सन्नाटा हुआ, और चार्ली चैपलिन ने वही जोक, वही चुटकुला फिर से उसी भाषा में शुरू किया, बिना एक शब्द बदले, वैसे के वैसे फिर से चुटकुला सुनाया। अब एक बार चुटकुला समझ में आने के बाद दूसरी बार कौन हंसेगा? कुछ 2-4 विद्वान थे जिनको पहले बार में समझ में नहीं आया था, उनको दूसरी बार में समझ में आया तो वो दूसरी बार में हंसे। उनकी हंसी समाप्त होने पर चार्ली चैपलिन ने तीसरी बार वही चुटकुला, वही विनोद, वही जोक उसी भाषा में शब्दशः बिना एक भी शब्द परिवर्तित किए तीसरी बार सुनाया। अब की बार कोई नहीं हंसा। पंच लाइन पूरी हुई, कोई हंसा नहीं, और कोई हंसा नहीं, तो उस सन्नाटे के बीच में चार्ली चैपलिन ने वही विनोद, वही जोक, वही चुटकुला चौथी बार उसी भाषा में सुनाना शुरू किया। 2 वाक्य नहीं बोला था और जनता ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हूटिंग शुरू कर दिया। हमको क्या पागल समझ रखा है? एक ही चुटकुला 4 बार सुना रहे हो। आधे में चुटकुला रोक करके चार्ली चैपलिन रुका, पूरे ऑडियंस को एक बार नजरें घुमा करके चारों तरफ देखा, सारे दर्शकों की आंखों में आंखें डाली, और एक वाक्य में भाषण पूर्ण किया। एक चुटकुले पे, एक विनोद पे, एक जोक पे 4 बार हंस नहीं सकते,
एक दुख पे जिंदगी भर रोते कैसे हो, याद कर करके, स्मरण कर करके। मैं ये चुटकुला दुख और सुख के लिए नहीं बता रहा। एक बार चुटकुला समझ में आने के बाद दूसरी बार सुन नहीं सकते। एक पहेली एक बार बुझ दो तो दूसरी बार कोई पूछे तो अरे पता है, ये उत्तर निकलता है। एक पहेली 2 बार सुन नहीं सकते। विषय यदि एक बार समझ में आ गया तो दूसरी बार रिवीजन कैसे कर सकते? इसका मतलब पहली बार समझ में आया नहीं, इसलिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले भी रटना पड़ता है। रटना उसको पड़ता है जिसको बोध नहीं हुआ। इसलिए अदिति यानी ग्रहण, कॉग्निशन, बोध यानी कंसेप्शन, उसको समझना, और फिर तीसरा उसका जो परीक्षण होगा वो उसका प्रयोजन, उपायोजन, एप्लीकेशन। परसेप्शन, कॉग्निशन, एप्लीकेशन, तीनों का परीक्षण सतत होना अध्याय के बाद। इसकी विधि निकालनी पड़ेगी, तंत्र ज्ञान से निकल सकती है। सेशनल इसी के लिए होते हैं, प्रायोगिक इसी के लिए होता है, समस्या पूर्ति इसी के लिए हो रही है। इंजीनियर का विद्यार्थी है, उसको समस्या दे दो ना। आज हमने दिए, आज हमने भारतीय शिक्षण मंडल और आरएफआरएफ के तरफ से पूरे शिक्षा जगत के सामने समस्या रखी है कि विदेशों में तैयार हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कब तक मीटिंग करते रहोगे और फिर रोते रहोगे हमारा डाटा चोरी हो गया, हमारा डाटा शत्रु देश को चला गया, हमारे पड़ोसी को चला गया, जहां से वायरस आया वहीं पर डाटा जा रहा है, और फिर भी उसी एप्लीकेशन का उपयोग करके मीटिंग कर रहे, उसी एप्लीकेशन का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे। हमने भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से प्रतियोगिता घोषित कर दी। हमने कहा स्वदेशी इस प्रकार का एप्लीकेशन तैयार करो जिसमें सर्वर भारत में रखने की जरूरत नहीं, सर्वर की जरूरत ही नहीं हो, क्लाउड तैयार करो। जिस मोबाइल में ऐप चले उसी मोबाइल का डाटा इस्तेमाल करके 50 लोग मीटिंग कर ले, अपना अपना टिफिन ला करके खा करके वापस चले जाए। कैटरर को बताने की जरूरत ही नहीं, एक सर्वर की जरूरत नहीं। क्या ऐसा स्वदेशी? हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा उसको स्वामी कहेंगे। मैंने कहा स्वामी क्यों? स्वदेशी का SWA स्वा, मीटिंग का MEE, दोनों मिलकर के हुआ स्वामी। देखो क्रिएटिविटी। आज हमारे परीक्षा तंत्र में क्रिएटिविटी को है क्या स्थान? हमको परीक्षा के नए मान तैयार करने पड़ेंगे, नए परिमाण तैयार करने पड़ेंगे। घटिका परीक्षा, शलाका परीक्षा, महामंडल परीक्षा, अवदान परीक्षा, आशुस्फुरण परीक्षा, इन सबको मिला करके एक नवोन्मेषी परीक्षा तंत्र, भारत का मूल्यांकन तंत्र हमको इस शिक्षण काल में, इस शिक्षण विधि में बनाना पड़ेगा। ये चुनौती है हमारे सामने, ये शिक्षा के जगत के सामने मैं चुनौती रख रहा हूं। नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर के बहुत समस्या हुई। क्या हम पार्शियल डिटेंशन पॉलिसी बना सकते हैं? गुरुकुल में मैंने बताया, एक विद्यार्थी व्याकरण में एक श्रेणी में एक स्थान पर एक वर्ष में इतना प्रवीण है कि 4 श्रेणी पढ़ लेता है, 5वें स्टेज में पहुंच जाता है, और वही गणित के अंदर पहले 4 वर्ष तक पहले स्टेज पे रहता है। गुरुकुल में हो सकता है 12 साल में सब पूरा करना है, लेकिन क्रम वो विद्यार्थी तय करेगा अपने अदिति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वह तय करेगा, उसका आचार्य तय करेगा। इसको गणित बहुत अच्छा लगता है, पहले इसको गणित में धर 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 पूरा कर दो, फिर भाषा में ले आएंगे, फिर इतिहास में ले जाएंगे, फिर भूगोल में ले जाएंगे। क्या हम हमारे शिक्षा तंत्र में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की तरह उस विषय में उसकी प्रोफिशिएंसी बेस्ड डिटेंशन पॉलिसी, प्रोफिशिएंसी बेस्ड प्रमोशन पॉलिसी, उत्तीर्ण हो जाएगा उस विषय में, आगे बढ़ जाएगा, पहले साल में ही फाइनल ईयर तक का पढ़ लेगा पैथोलॉजी, लेकिन एनाटॉमी में तीसरे साल में उसको प्रावीण्य आ गया। मेडिकल में हम व्यवस्था कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, क्रम ऐसा बना सकते हैं। शिक्षकों के सामने चुनौती है, करिकुलम और सिलेबस को रीडिफाइन और रीडिजाइन करना पड़ेगा, स्टैंड अलोन बनाना पड़ेगा, हर पाठ को स्टैंड अलोन परीक्षण का कारण बनाना पड़ेगा, ज्ञान को परिपूर्णता से देने की भी बनानी पड़ेगी। पूरा तंत्र ही भारतीय हो जाएगा यदि हम भारतीय मूल्यांकन तंत्र लाएंगे, क्योंकि हमारा तंत्र ही परीक्षा केंद्रित है।
परीक्षा भारतीय आधार पर होने लगी तो शिक्षण भारतीय आधार पर, पेडागोजी भारतीय हो जाएगी, कंटेंट भारतीय हो जाएगा। चुनौती का काल है, घर में बैठे, समय है, लगाओ समय। आपकी विद्वत्ता पे मुझे विश्वास है। मैं बता रहा था मैं तो केवल स्नातक हूं, आप मुझसे अधिक पढ़े लिखे, आप मुझसे अधिक विद्वान है, पीएचडी अनुसंधान किए हुए, आपके सामने चुनौती दे रहा हूं। परीक्षण का एक लचीला तंत्र विकसित किया जाए, विश्वास पर आधारित लचीला तंत्र। मैंने एक हमारे ज्ञानेंद्र आचार्य है जो हमारे गुरुकुल प्रकल्प विधि के सह प्रमुख है, काशी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में और न्याय के प्राध्यापक है। उनको मैंने पूछा यार ये गुरुकुल की परीक्षा के बारे में, बोले गुरुकुल में हम अंदर लेने से पहले परीक्षा ले लेते हैं जितनी लेनी है। तब मुझे फाहियन याद आया, वो चीनी प्रवासी जब भारत में आया था तब उसने नालंदा का वर्णन किया कि नालंदा की एंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा इतनी खतरनाक थी कि अनेक लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हो सकता था। आईआईटी में 140 में से एक सिलेक्ट होता है, नालंदा में 1,500 लोगों में से एक सिलेक्ट होता था। पूरे विश्व भर में से 1,500 लोगों में से एक सिलेक्ट होता था। बाकी के 1499 कहा जाएंगे तो फाइएन लिखता है नालंदा के आसपास में 18 ऐसे विश्वविद्यालय में थे जहां पर नालंदा का स्पिल ओवर वहां एडमिशन लेता था। वो अपने अपने विशेष विषय के विश्वविद्यालय थे। तब मुझे ज्ञानेंद्र जी की बात समझ में आई, अंदर घुसने से पहले परीक्षा ले लो, अंदर आने के बाद तो उसको रगड़ रगड़ करके ठीक कर ही देंगे। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्वा, अध्ययन में तप करवा लेंगे। तप से अध्ययन होगा तो परीक्षण सतत होगा, प्रतिदिन होगा। रात को सोने से पहले मुकुल स्वयं से पूछेगा, 27 तारीख बीत गई अप्रैल की 2020 की, 26 की रात को जो मुकुल था और 27 की रात को जो मुकुल है, यदि एक समान है तो 24 घंटे जीवन के बर्बाद कर दिए, व्यर्थ गंवा दिए, मानव जीवन का मूल्य नहीं रहा। यदि आगे नहीं बढ़े तो यह सतत आगे बढ़ने की प्रक्रिया मनुष्य का जीवन। छोटा बच्चा होता है ना, स्वयं की परीक्षा लेता है, चुनौती करता है, आत्म परीक्षण करता है, मूल्यांकन करता है। उसको आप ले जाओ बच्चे को, अभी मत ले जाना, अभी तो स्टे होम चल रहा है, नहीं तो बगीचे में ले जाते हैं, फिसल पट्टी में अपना अपना याद करो। हम सब लोग पहली बार जब मां के साथ फिसल पट्टी पे गए थे, स्लाइड, आजकल हिंदी के शब्द ही पता नहीं चलते लोगों को, वो स्लाइड होती है ना फिसल पट्टी, उस फिसल पट्टी पे ऊपर चढ़ना और फिसल करके नीचे आना, आनंद आता है। 2 बार करता है, 3 बार करता है, बाद में उसको लगता है ये तो बहुत सरल है, गुरुत्वाकर्षण से नीचे आ रहा है, इसमें क्या चुनौती है। वो थोड़ी देर देखता है, मां का ध्यान नहीं है, मां अपनी सहेली के साथ बातचीत में चल गई, वो छोटा बालक फिसल पट्टी के पट्टी वाले साइड से ऊपर चढ़ने की प्रयास करता है, सीढ़ी से नहीं, क्योंकि उसके लिए चुनौती है। फिसल रहा है पैर और ऊपर चढ़ना है, पैर फिसलता है, जब नाक लगता है दांत टूटता है, लेकिन उसको उस चुनौती में मजा आता है, रिस्क में मजा आता है। फिसल पट्टी पर चढ़ना जीवन है, हर क्षण फिसल रहा है पैर और ऊपर चढ़ना है। आजकल के आधुनिक बालकों को समझ में आया, इसलिए जीवन को मैं बताता हूं। आप जाते हो मॉल में, हाँ मॉल आप कहते हो, आपका गलत उच्चारण है, मैं तो सही करूं। हिंदी का माल शब्द ही अंग्रेजों ने ले लिया, उनको माल कहना नहीं आता, इसलिए मॉल कहते हैं। आप मॉल में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए आपके घुटने इतने लल्लू हो गए सूर्य नमस्कार न करने के कारण कि अब सीढ़ी चढ़ने का भी कष्ट होता है, इसलिए हमने सीढ़ियों को ही चढ़ाना शुरू कर दिया, एस्केलेटर। आप खड़े रहो, सीढ़ी चढ़ेगी, लल्लुओं के लिए व्यवस्था। उस सीढ़ी पे जब चढ़ना होता है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वैसे ही उतरने वाली भी सीढ़ी है, उस पर खड़े हो जाओ तो सीढ़ी आपको नीचे ले आती है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन कैसा है? उतरने वाले एस्केलेटर पे, उतरने वाली सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने का नाम जीवन है। यदि रुक गए तो नीचे आ जाएंगे, रुक गए तो पतन है। इसलिए सतत मूल्यांकन आवश्यक है। एक दिन रुक गए तो 2 सीढ़ी नीचे आ गए, फिर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ी जीवन की अपने आप नीचे आ रही है, पतन कर रही है। परिश्रम छोड़ देंगे तो पतन होगा। इसलिए इस सतत परीक्षण का आत्मवत, आत्मीयता से
मूल्यांकन की दोनों विधियां, इंटरनल एक्सटर्नल, सतत परीक्षण आचार्य और शिष्य का प्रतिदिन प्रति अध्याय पूर्ण होते ही उसकी परीक्षा, और पूरा होने के बाद में जब वो समाज के सामने प्रस्तुत करेगा शिष्य को, ये मेरा शिष्य है। भृगु अपने शिष्य को प्रस्तुत करता था, ये भार्गव है। सारे जीवन भर भार्गव, परशुराम को भार्गव के रूप में कल जयंती मनाई हमने। शंकराचार्य मेरे पीछे में फोटो रखी हमारे कार्यकर्ताओं ने, कल जयंती है इसलिए। कल परशुराम की हो गई, कल शंकराचार्य की है। तृतीया को परशुराम, पंचमी को शंकराचार्य। उनकी जयंतियां क्यों मनाते हैं? उस भार्गव परशुराम को भृगु ने ऐसा तैयार कर दिया कि चुनौती मिली तो 21 पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से अहंकार से विमुक्त कर दिया। चुनौती लेने की ताकत वाला भृगु का शिष्य है। भृगु का शिष्य भार्गव कहेगा, भरद्वाज का शिष्य भारद्वाज कहेगा। ब्रांड था, ब्रांड, गुरु का ब्रांड। इसलिए गुरु विश्व के सामने रखता था। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से मोतिहारी से निकला है, परख लो, कहने की ताकत होनी चाहिए। जेएनयू का छात्र है, देख लो, कहीं पर भी जाएगा अपनी विद्वत्ता का परचम दिखाएगा, इधर भी या उधर भी। फाइनेंस मिनिस्टर बन गया तो भी जेएनयू वाला दिखाएगा अपना परचम, शिक्षण मंडल का विस्तारक बन गया तो भी दिखाएगा, और उमर खालिद बन गया तो भी दिखाएगा। सर्वोत्तम का निर्माण करने वाले विश्वविद्यालय, इसको परीक्षा समाज लेगा। परीक्षा जीवन में परीक्षा होगी, करके दिखा दो। मैंने भेजा है, इसको करके दिखा दो। ये दोनों की विधियां निर्माण करनी पड़ेगी। स्नातक होते समय की परीक्षा, ग्रेजुएशन से पहले सर्वग्राही सर्वसमावेशक समग्र परीक्षा, कोई उसमें कोताही नहीं, कोई लिपापोती नहीं, कोई लचीलापन उसमें नहीं। लचीलापन पूरे साल भर, चॉइस बेस्ड क्रेडिट जैसा आपके प्रोफिशिएंसी बेस्ड परीक्षण 3 साल चलेगा। 3 साल बाद अब तुम स्नातक हो, जो चाहे वो तुमको पूछा जा सकता है। यू शुड नो, धारण किया हुआ है। चार्ली चैपलिन के विनोद की तरह, चार्ली चैपलिन के जोक की तरह समझ में आया हुआ है। 4 साल भी बाद भी पूछा जाएगा तो अरे याद है यार, सुना हुआ है, पता है इसका एंड क्या है। ये ताकत वाला, ऐसा ताकत वाला विद्यार्थी निकले। ऐसी परीक्षण व्यवस्था आज भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई विद्यालय नहीं चलते, कोई महाविद्यालय नहीं चलते, कोई विश्वविद्यालय में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स नहीं है, लेकिन विश्व के सर्वोत्तम अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पैदा करती है। क्योंकि परीक्षा का सत्व, परीक्षा का पावित्र और परीक्षा का स्तर बनाए रखा। ऐरा गैरा लल्लू पास ही नहीं हो सकता। हमारे विश्वविद्यालयों के परीक्षण ऐसे होने चाहिए। अंतिम परीक्षण अत्यंत कठोर, अत्यंत सर्वोत्तम ही निकले, लेकिन उसकी तैयारी प्रतिदिन के परीक्षण से हो, आत्मावलोकन से हो। ऐसा मूल्यांकन प्लस परीक्षण, इवैल्यूएशन प्लस एग्जामिनेशन, ऐसी असेसमेंट की, आकलन की नवोन्मेषी व्यवस्था निर्माण करना भारतीय मूल्यांकन का तंत्र है। था नहीं, है। आज हमको उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में करना पड़ेगा, मुंबई विश्वविद्यालय में करना पड़ेगा, नागपुर विश्वविद्यालय में करना पड़ेगा, आईआईटी में करना पड़ेगा, आईआईएम में करना पड़ेगा। अपने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा दांव पे लगा करके परीक्षा तैयार करनी पड़ेगी। जब आचार्य अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने को तैयार होता है, तब छात्र तैयार होता है। आज भी है, आज भी मैं ऐसे आचार्यों को जानता हूं। वो ठोक के कहते हैं, छाती ठोक के, मेरे से पढ़ा है क्या? मैंने फिजिक्स पढ़ाया उसको, फिर गड़बड़ नहीं हो सकता, फिर उसके सिद्धांत गड़बड़ नहीं हो सकते यदि मेरे से पढ़ करके गया। क्योंकि सिद्धांत ठीक से रगड़े बिना मैं आगे ही नहीं बढ़ने देता। आज भी ऐसे आचार्य, उनको आचार्य कहते हैं। यह पद्धति थी नहीं, गुरुकुलों में थी नहीं, है। और उसको हमारी शिक्षा पद्धति में, जिसको हम आधुनिक, अधुना के कारण आधुनिक, बाद में आई इसलिए आधुनिक, आज है इसलिए आधुनिक कहते हैं, उस शिक्षा पद्धति में भी इसको लागू करना पड़ेगा। उसका अवसर मिला है, आज अवसर मिला है।
आज नवीन की खोज चल रही है, यूजीसी कर रही है, अभी बैठक चल रही। आप कुछ करके दिखा दो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, लचीलापन दे रहे हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना के अनुसार, आप अपने विद्यार्थी संख्या और प्राध्यापक संख्या के अनुसार आप परीक्षा का तंत्र बनाइए। इतना उदार तो यूजीसी कभी हुआ नहीं भाई, जब से पैदा हुआ तब से। कोविड ने उसको भी लचीला बना दिया है। अवसर है, दायित्व लेने की आवश्यकता है। एक नवोन्मेषी अद्भुत परीक्षा तंत्र, भारत का नया परीक्षा तंत्र, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जिसकी कॉपी करे, ऐसा परीक्षा तंत्र निर्माण करने का अवसर हमको मिला है। उसके कुछ सूत्र मैंने आपके सामने रखे, अदिति के सूत्र रखे, बोध के सूत्र रखे, उपायोजन यानी आचरण के सूत्र रखे। इसके बाद चौथे स्तर पर प्रचारण और परीक्षण आता है। ये पांचों स्तरों पर हम अपना अध्ययन बढ़ाए, अपनी शिक्षण विधि को विकसित करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम तत्कर्मण्य बंधाय से शुरू करते हैं और भारतीय शिक्षण मंडल में हम समापन करते हैं कल्याण मंत्र से। मैंने कहा था आपका मूल्यांकन आपके कंट्रीब्यूशन से होगा, उसके लिए यह मंत्र है। और फिर भारत का सर्व समावेशक मंत्र, वो 2 मंत्र बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इतेषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जीवन में जितना हम पाए उससे अधिक देने वाले बने। भगवान यही आपसे हमारी प्रार्थना है कि उसको पूरा करो, ताकि सारा विश्व सुखी हो, निरामय हो, निरोगी हो, कोविड वोविड नहीं मारे, निरामय हो, सब केवल सुख को ही देखे, दुख किसी के भाग्य में न आए, किसी के जीवन में दुख न आए। इस सार्वभौम प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।